दुनिया के बाज़ार अभी इंटरेस्ट रेट से सुधर ही नहीं पाए थे कि अमेरिका से ऐसे न्यूज़ आ रहे हैं कि वहाँ के एक बैंक दिवालिया होने के कगार पर है। आज के इस चर्चा में हम बात करेंगे इन तमाम चीज़ों पर और उसके साथ जो डेटा आए हैं यूएस मार्केट से वो किस तरह से हैं और क्या संकेत दे रहे हैं कि इंटरेस्ट रेट गोइंग फॉरवर्ड कम हो सकते हैं या नहीं, और आने वाले वीक में कौन से डेटा आने वाले हैं यूएस मार्केट से जिस पर सबकी नज़र होगी। साथ ही साथ हम भारतीय डेटा के बारे में भी बात करेंगे कि लास्ट वीक में ऐसे कौन से डेटा आए हैं और उससे क्या इंडिकेशंस मिल रहे हैं। इन तमाम चीज़ों पर आज हम आपसे डिस्कस करेंगे। स्वागत है दोस्तों आप सभी का JRK ग्रुप के इस YouTube चैनल में, जहां पर वीकली अपडेट्स लेकर हम हाजिर हुए हैं। मेरा नाम है संतोष सिंह और आप देख रहे हैं JRK का ये वीकली रैप अप राउंड। इससे पहले कि हम इन तमाम जानकारियों के बारे में आपसे बात करें, हम ये बताना चाहते हैं कि JRK ग्रुप क्या करता है। तो JRK ग्रुप आपकी फाइनेंशियल नीड्स को कैटर करता है, जहां पर कि हम आपके स्टॉक ब्रोकिंग और स्टॉक में लंबी अवधि के निवेश के लिए कौन सी चीज़ें बेहतर हो सकती हैं उस पर आपके इंश्योरेंस नीड को कैटर करते हैं। और साथ ही साथ म्यूचुअल फंड में अगर आपको निवेश करना है तो हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, वहाँ से आप निवेश कर सकते हैं। और अगर लंबी अवधि में आप एक मोटा पैसा बनाना चाहते हैं और आप एक HNI क्लाइंट्स हैं तो आपके लिए भी कौन से वो PMS होंगे या कौन से वो ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड्स होंगे जो आपको एक लंबी अवधि में एक मोटा पैसा कमा के दे सकते हैं। इन तमाम चीज़ों पर हम आपको सुविधाएं देते हैं, हम आपको कैटर करते हैं इन तमाम चीज़ों को। तो चलिए अब शुरू करते हैं कि वीकली राउंड अप, जहां पर कि बहुत सारी घटनाएं हुई हैं और आने वाले दिनों में मार्केट में क्या इसके इम्पैक्ट पड़ सकते। तो चलिए शुरू करते हैं कि यूएस मार्केट से कौन से डेटा आए लास्ट वीक जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। उसमें पहला था इनिशियल जॉबलेस क्लेम, जो कि हर बृहस्पतिवार को वहाँ पर डेटा आते हैं। 2,11,000 लोगों ने जॉबलेस क्लेम किया, जो कि मार्केट उम्मीद कर रहा था 1,95,000 लोग करेंगे। और ये डेटा एक्चुअली मार्केट के लिए अच्छा नहीं होता है, लेकिन जिस तरह का रिसेशनरी जो है इन्वायरमेंट हो रखा है वहाँ पर ये डेटा फेड पे कहीं ना कहीं प्रेशर बना सकते हैं। तो ये इनिशियल जॉबलेस क्लेम के डेटा थे कि इंटरेस्ट रेट वो कम करें। दूसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट डेटा होता है नॉन फार्म पेरोल डेटा, जो कि हर महीने की पहली शुक्रवार को डेटा आता है शाम को यूएस से, कि वहाँ पर कितने लोग पेरोल पे जुड़े हैं नए। तो 3,11,000 लोग जुड़े, जो कि मार्केट उम्मीद कर रहा था कि 2,05,000 लोग ही जुड़ेंगे। तो यहाँ पर डेटा में कुछ उलटफेर देखने को मिला है, जो कि मार्केट की उम्मीद से बेहतर है। लेकिन अगर इसी डेटा को हम प्रीवियस मंथ से कंपेयर करें तो काफ़ी कम है, जो कि प्रीवियस मंथ में 5,17,000 के करीब लोग जुड़े थे। ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये दोनों डेटा जो है वो मिक्स सेट ऑफ नंबर्स दे रहे हैं, क्योंकि प्रीवियस नंबर्स से डेटा थोड़े ख़राब हैं और जो कि उम्मीद से थोड़े बेहतर हैं। तो राइजिंग इंटरेस्ट सिनेरियो में फेड के ऊपर जो है आने वाले दिनों में ये प्रेशर हो सकता है कि ज़्यादा लोग रोज़गार में नहीं जुड़ रहे हैं प्रीवियस मंथ के लिहाज से। तो कहीं ना कहीं लोगों को जॉबलेस हो रहे हैं और ये इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की पेस को कम कर सकता है। तो थोड़े सूदनेस डेटा में है। आने वाले जो है वीक में कौन से डेटा इंपॉर्टेंट होंगे? इन्फ्लेशन के डेटा यूएस से आएंगे, जो कि वहाँ पर मंगलवार की शाम को मिलेंगे डेटा, और वो एक बहुत बढ़िया जो है डेटा होगा और मार्केट की उम्मीद काफ़ी ज़्यादा होगी उस पर, क्योंकि अगर इन्फ्लेशन बढ़ जाता है तो इंटरेस्ट रेट के पेस, जैसा कि फेड चेयरमैन ने वहाँ के संसद में जो कि इनकी टेस्टिमनी थी वहाँ पर बोला उन्होंने कि हमको इन्फ्लेशन को टेम करना है और उस प्रोसेस में वो 50 बेसिस भी बढ़ा सकते हैं। तो वो नंबर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। लेकिन मार्केट क्या उम्मीद कर रहा है कि 6% के करीब, जो कि पिछले महीने 6.4% का जो इन्फ्लेशन था वो थोड़ा सा स्मूदन होगा, थोड़ा सा नीचे की तरफ देखने को मिल सकता है। उम्मीद के मुताबिक अगर ये रहा इन्फ्लेशन नीचे तो फेड के ऊपर अगेन एक प्रेशर होगा कि उतनी पेस से वो इंटरेस्ट रेट न बढ़ाएं। तो आने वाले दिनों में मार्केट काफ़ी उम्मीद लगा के बैठा है इन्फ्लेशन को लेके, क्योंकि पूरी दुनिया के बाज़ार अभी काफ़ी टर्मोइल में हैं। बहुत सारे न्यूज़ हैं जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे आगे भी, कि वो सारी चीज़ें मार्केट के लिए कैसा हो सकती हैं। अब चलते हैं हम इंडियन मार्केट में, जो कि लास्ट वीक जो डेटा है
वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। आईआईपी नंबर्स आए और आईआईपी नंबर्स जो जनवरी के थे वो 5.2% के करीब आए, जो कि दिसंबर में अगर देखा जाए वो नंबर तो 4.3% के करीब था। तो हम दिसंबर से लेकर जनवरी में जो डेटा मिल रहा है वहाँ पर हमें बढ़ती हुई चीज़ें दिख रही हैं कि जो प्रोडक्शंस के नंबर हैं बढ़ रहे हैं। लेकिन मार्केट जो उम्मीद कर रहा था कि 5.25% के करीब सीएनबीसी का अनुमान था कि ये डेटा हो सकते हैं, तो वहाँ से थोड़ा सा ही नीचे है, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। अब चलते हैं हम अपने मेन खबर की तरफ, जहाँ जिसकी खबर के कारण पूरे बाज़ार में कह लें कि सुनामी सा आया हुआ है पूरी दुनिया के बाज़ार में। और हम बात करेंगे आज दोस्तों अपने इस वीडियो में जो सिलिकॉन वैली बैंक के कोलैप्स होने की बात, कि ये बैंक आखिर क्यों कोलैप्स हुई और क्या है पूरा मामला, क्या है इसको समझेंगे। बढ़ते हुए इंटरेस्ट रेट का क्या फॉल आउट हो सकता है, ये सिलिकॉन वैली बैंक का कोलैप्स होना इसके लिए एक सबसे बड़ा उदाहरण है। इसके कारण पूरी दुनिया में अगर आप देखेंगे तो एक सुनामी से आई हुई है और 2 दिनों से बाज़ार में काफ़ी उथल पुथल है। और बैंकिंग स्टॉक्स में अगर आप देखें यूएस मार्केट में या यूरोपियन मार्केट में काफ़ी ज़्यादा कोहराम मचा हुआ है। इंडियन स्टॉक मार्केट की बात कर लें तो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद जो यहाँ पर तबाही हुई थी अडानी ग्रुप के शेयर्स में या फिर बैंकिंग स्टॉक्स में, अभी उन सारी चीज़ों से ये उभर ही रहा था कि अचानक से सिलिकॉन वैली बैंक के कोलैप्स होने की खबर आई और हमारे यहाँ मार्केट फिर से धड़ाम होते हुए नज़र आ रहे हैं। एफआईआई के डेटा को अगर देखें और उनके फ्यूचर एंड ऑप्शंस के डेटा को अगर देखें तो लगातार ये तीसरा महीना है जनवरी, फरवरी और मार्च, जहाँ पर कि वो नेट नेगेटिव साइड में इंडेक्स लेवल पे हैं। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं बड़े जो निवेशक हैं उनको इस चीज़ की खबर है कि मार्केट में कुछ न कुछ गड़बड़ होने वाली है। तो दोस्तों चलिए हम समझते हैं कि सिलिकॉन वैली बैंक जिसके कारण की इतनी बड़ी सुनामी पूरे बाजार में आई हुई है, आखिर पूरा मामला है क्या। तो सिलिकॉन वैली बैंक यूएस की एक ऐसी बैंक है जो कि वहाँ के स्टार्टअप कल्चर को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करती है। ऐसा मानते हैं कि यूएस में जो भी टेक स्टार्टअप या मेडिकल हेल्थ केयर के स्टार्टअप हैं उसको 50% के अराउंड फंडिंग जो है ये बैंक मुहैया कराता है। और बैंक के कारोबार काफ़ी अच्छे चल रहे थे। 2016 में लिस्टिंग के बाद ये बैंक काफ़ी अच्छी फल फूल रही थी और इसके कारण इनके पास काफ़ी बड़ा डिपॉजिट्स आ चुका था। और जो डिपॉजिट्स इनके पास आए थे, अब बैंक के पास ऐसे एवेन्यूज़ नहीं थे कि उन पैसे को कहीं लगाया जाए। अब होता क्या है कि जब बैंक के पास वो पैसे आते हैं उसके बाद बैंक का एवेन्यू नहीं मिलता है, तो उन्होंने यूएस ट्रेजरी में काफ़ी बड़ा पैसा मॉर्टगेज बैक्ड सिक्योरिटीज़ में वो काफ़ी बड़े पैसे उन्होंने निवेश कर दिए। अब चूँकि हाई इंटरेस्ट रेट रिजीम जब उन्होंने निवेश किए तब उस समय इंटरेस्ट रेट तकरीबन 1.5 से 1.25% के करीब यूएस में चल रहे थे। लेकिन लगातार बढ़ती महंगाई की मार झेलता हुआ यूएस और यूरोपियन नेशंस में, और जिसके कारण कि फेड काफ़ी एग्रेसिवली रेट बढ़ा रहे हैं, और उसका फॉलोआउट देखने को ये मिला कि ये बैंक ने जहाँ पर पैसे निवेश किए थे वो सारे फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, जब भी आप किसी भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में निवेश करते हैं और डेट में निवेश करते हैं और इंटरेस्ट रेट राइजिंग सिनेरियो होता है, तब होता क्या है कि जिस फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में आपने निवेश किया है वो मार्केट वैल्यू उसकी कम होते जाती है, क्योंकि उसको इंटरेस्ट रेट यील्ड को मैच करना पड़ता है। अब ये सारी चीज़ों के कारण उन्होंने जहाँ निवेश किया था उसकी वैल्यू कम होती जा रही थी। राइजिंग इंटरेस्ट सिनेरियो के कारण जहाँ पर कि इनके जो मैक्सिमम क्लाइंट हैं वो स्टार्टअप हैं और वो अपने आईपीओ नहीं ला पाते हैं, क्योंकि राइजिंग इंटरेस्ट सिनेरियो में जो सबसे बड़ी मार होती है वो छोटे छोटे कंपनियों को होती है, स्टार्टअप कल्चर्स में होती है। अब वो कंपनियाँ अपने आईपीओ नहीं ले पा रही हैं, फंड रेज नहीं कर पा रही हैं, तो इनके पास जो डिपॉजिट उन्होंने रखा था वो उस डिपॉजिट्स की मांग करने लगी कि भाई मेरे पैसे वापस दो, क्योंकि मेरे धंधे में वांदा हो रहा है। और उसके कारण बहुत बड़ा प्रेशर इनकी कंपनी पे आ गया कि हमें पैसे वापस दीजिए। किसी भी बैंक के पास अगर उसके बहुत एक मुश्त अगर आ जाएं डिपॉजिटर्स और पैसा मांगे तो उनके लिए एक डिफ़िकल्ट प्रिपोजिशंस हो जाता है, और यही कारण रहे हैं कि ये बैंक कोलैप्स हुई। और 2-3 दिन पहले न्यूज़ आई जबकि वहाँ के बड़े जो फंड जो जिन्होंने इन्वेस्ट किया था वो इनसे पैसा वापस लेते हैं और कंपनी को बाध्य होकर जो यूएस ट्रेजरी में इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया था उसको बेचना पड़ता है औने पौने दाम पे, और उसमें कंपनी को 1.8 बिलियन का लॉस होता है। अब कंपनी उस लॉस को बैलेंस शीट को
प्रॉप अप करने के लिए वहाँ पर कंपनी अचानक से एक जो है ऑफर फॉर सेल कह लें या इक्विटी बेचने की बात कहती है, जहाँ से कि $2.2 बिलियन जुटाएगी और अपने बैलेंस शीट को क्लीन करेगी। तो मार्केट को इस चीज़ की भनक लगती है कि शायद इस बैंक की बैलेंस शीट में कोई ना कोई इशू है, जिसके कारण कि ये सारी चीज़ें हो रही हैं और सारे लोग डिपॉजिटर्स फिर से पैसा मांगने बैंक के पास आ जाते हैं और एक लिक्विडिटी क्राइसिस क्रंच बैंक को हो जाता है। ये सारी प्रॉब्लम के कारण वहाँ के जो रेगुलेटर इस चीज़ पे काफ़ी नज़र रखते हैं। FDIC ने बैंक को टेक ओवर किया शुक्रवार जब ये न्यूज़ आती है, और इस न्यूज़ के कारण अगर देखें आप वहाँ की स्टॉक मार्केट में जो बैंक लिस्टेड है 60% का लॉस इन सिंगल डे होता है, और एक्सटेंडेड ट्रेडिंग आवर्स में भी तकरीबन 30% के आसपास का लॉस उनको होता है। इन सारी चीज़ों पर रेगुलेटर की नज़र होती है और रेगुलेटर शुक्रवार की सुबह जब डिपॉजिटर्स इनसे पैसा मांगने जाते हैं बैंक में, तो बैंकों पर ताला लगा होता है और वहाँ पर कुछ नोटिस लगाई होती है कि बैंक अब सोमवार तक खुलेगा और आपको जो पैसे या आपको जो लेन देन करने हैं नॉर्मल बैंकिंग ऑपरेशन सोमवार तक के लिए बंद होगी। FDIC ने जो है कुछ कह लें कि रेगुलेशन इन्वोक करते हुए बैंक पर कब्जा किया है। इनको डिपॉजिटर्स को पैसा वापस करने के लिए बहुत सारी एसेट बेचने की भी योजना बना सकती हैं और वीकेंड में इन सारी चीज़ों पर विचार किया जाएगा। तो इस चीज़ के कारण फाइनेंशियल, चूँकि लोगों के पैसे इसमें इन्वेस्ट हैं और वो पैसे स्टक हो गए हैं। कुछ लोगों ने तो पैसे निकाल लिया औने पौने दाम पे, लेकिन कुछ लोग अभी भी फंसे हुए हैं इस बैंक में, जिसके कारण कि एक तरह से कह लें कि इसका रिपरकशन दूसरे फाइनेंशियल एसेट्स पे हो रहा है। और वहाँ की बैंकों में यूरोपियन नेशंस और US में अगर आप देख लें तो तकरीबन $100 बिलियन का मार्केट कैप लॉस लास्ट के 2 दिनों में हुआ है। तो इतनी बड़ी सुनामी बाहर के देशों में बैंकिंग सेक्टर पे हुई है। शायद ये इसका पर्कुलेटिंग इफेक्ट इंडिया में भी नहीं हो, कंटेजन इफेक्ट, क्योंकि हम कहते हैं कि वर्ल्ड जो है एक ग्लोबल विलेज है और अगर ग्लोबल विलेज में हमारे गांव में अगर कोई चीज़ें होती हैं तो कोई इससे अछूता नहीं रह सकता है। और शायद यही कारण है कि इन सारी चीज़ों को समझते हुए हमारे यहाँ जो FPI इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने एक शॉर्ट पोजीशंस क्रिएट की हुई है इंडेक्स पे इंडिया में। तो ये चीज़ें जो हैं इसके पर्कुलेटिंग इफेक्ट कितने हो सकते हैं आने वाले दिनों में, ये देखने का विषय होगा। और इसको किस तरह से रेजोल्यूशन किया जाए ये एक देखने का विषय होगा US में, कि कैसे इस चीज़ को वो लोग कम आउट करते हैं, क्योंकि 2008 के बाद ये सबसे बड़ी घटना US में घटी है कह लें, और उनके पूरे इतिहास में सेकेंड हाईएस्ट जो है लेवल का डिफ़ॉल्ट होगा अगर ये होता है तो इस चीज़ पर आपको नज़र रखनी चाहिए आने वाले दिनों में कैसे रेजोल्यूशंस होते हैं और क्या होता है। तो दोस्तों आपको समझ आया होगा कि आखिर पूरा वास्तविक विषय क्या है। यहाँ कोई घोटाला नहीं है, लेकिन एक फाइनेंशियल क्राइसिस है, एक क्रंच है, जिसके कारण कि एक बैंक कोलैप्स होने के कगार पे है। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और आपको अगर कोई चीज़ अच्छी लगे या न लगे कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि हम आने वाले दिनों में इस चीज़ पर काम कर सकें। धन्यवाद।